अस्सलाम वालेकुम। तख्त हिंदुस्तान पर मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ ख़ानदानों ने हुकूमत की थी। उनमें से कई ऐसे नामवर बादशाह भी गुज़रे हैं कि जिन्होंने अपनी फ़हम व फ़रासत और अपने इल्म व हिकमत की वजह से अपनी रियासत और रियाया उनकी फ़लाह के लिए बढ़ चढ़ कर काम की है। जबकि कुछ ऐसे भी बादशाह गुज़रे कि जिन्होंने सिर्फ ऐश परस्ती की और कुछ नहीं किया। तो इन ख़ानदानों में दिल्ली का मशहूर व मारूफ अगलो ख़ानदान भी था। इस ख़ानदान में 3 मशहूर मारूफ बादशाह गुज़रे हैं। इस ख़ानदान का बानी सुल्तान ग़ियासुद्दीन था, फिर उसके बाद उसका बेटा मोहम्मद बिन ग़ियासुद्दीन, फिर उसके बाद उसका बेटा फ़िरोज़ शाह था। अल्लाह ताला जब किसी कौम का भला चाहता है तो इस कौम में किसी ऐसे फ़र्द को बरसरे इक़्तिदार कर देता है कि जिसके दिल में हुकूमत या बादशाहत की तलब बिल्कुल नहीं होती। हमारे दीन इस्लाम में भी ये असूल है कि इस्लामी रियासत में किसी ऐसे फ़र्द को खिलाफत या नियाबत की ज़िम्मेदारी नहीं सौंपी जाती कि जो इक़्तिदार में आने की ख्वाहिश का बरमिला इजहार कर। इस्लामी तारीख़ में ऐसी मुतअद्दिद मिसालें मौजूद हैं कि जब ना चाहने के बावजूद भी मजबूरी में हुकूमत संभालनी पड़ गई। ये इसी तरह जो दिल्ली के मुसलमान हुक्मरान गुज़रे हैं उनकी अगर हम तारीख़ देखें तो इस तारीख़ में भी 2 ऐसे बादशाहों के नाम मौजूद हैं कि जिन्होंने अपनी ख्वाहिश से नहीं बल्कि एक मजबूरी में आलम में उन्होंने हुकूमत कबूल की थी। इन 2 बादशाहों में सबसे पहला नाम है वो है सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी का और दूसरा नाम है सुल्तान ग़ियासुद्दीन का। तारीख़ कहती है कि सुल्तान ग़ियासुद्दीन के जिनका असल नाम गाज़ी बेग था, उनको बादशाह बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वो अपनी ज़ात में ही मस्त थे। वो दरअसल एक फ़कीर मंश इंसान थे। आप सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के औस दर्जे के उमरा में शामिल थे। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की जिसने इस्लामी फ़राई रियासत के तस्वर को सल्तनत हिंद पर अमली तौर पर नाफिज करने की कोशिश की। अच्छा, यहाँ पर हम आपको कुछ थोड़ा सा ये भी बता दें कि जब हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ हुक्मरान बने तो इन्होंने मुसलमान हुक्मरानों की तारीख़ में काफ़ी हद तक रद्दोबदल किया और मुसलमान बादशाह जो कि एक हीरो थे उनको विलन बनाकर पेश किया। इन विलन बनाए जाने वाले बादशाहों में एक नाम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का भी है। इसकी हर दौर में हर हिंदू या अंग्रेज़ मौरख ने किरदार कुशी की है और हिंदुओं ने तो बाकायदा एक फ़िल्म भी बनाई थी जिसमें सुल्तान अलाउद्दीन को एक ज़ालिम और हिवस परस्त बादशाह दिखाया गया था, जबकि हकीकत में सुल्तान अलाउद्दीन ऐसा हुक्मरान था कि जिसने मंगोलों को हिंदुस्तान पर हमला करने से रोका। उसने अपनी फ़हम व फ़रासत, अपनी बहादुरी और अपना दिन रात एक करके मंगोलों को हिंदुस्तान पर काबिज़ होने और अपनी रियाया को उनके हाथों लुटने से बचाया। होना तो ये चाहिए था कि हिंदू सुल्तान अलाउद्दीन के शुक्रगुज़ार होते, लेकिन उन्होंने उसकी किरदार कुशी की। ज़फ़र ख़ान जो कि सुल्तान अलाउद्दीन का एक बहादुर जर्नैल था और जिसने मंगोलों से लड़ते लड़ते शहादत हासिल की, और सुल्तान अलाउद्दीन के जिसने मंगोलों को काबू करने के लिए और अपनी रियाया को बचाने के लिए दिन रात एक कर दिया था, उनको का इस तरह से किरदार कुशी करना निहायत ही अफसोसनाक अमर है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी गाज़ी बेग पर बड़ा मेहरबान था और उसने ग़ियासुद्दीन को दीपालपुर किले का सूबेदार मुकर्रर किया। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की वफ़ात के बाद मोहिलाती साजिशों और आपसी जंग ने सल्तनत दिल्ली की बुनियादों को हिला के रख दिया। इसी दौरान एक नौमुस्लिम वज़ीर खुसरो खान जिसे अलाउद्दीन के बेटों ने सर पर चढ़ा रखा था, उसने बादशाह वक्त को कत्ल कर दिया। याद रहे कि खुसरो खान मुसलमान होने के बाद भी अपने हिंदू घराने और कबीले का बहुत वफ़ादार था और उसने अपनी हिंदू बिरादरी के बलबूते पर बगावत बर्पा की। खुसरो खान ने बादशाह अलाउद्दीन के ख़ानदान पर ऐसे मज़ालिम ढाए कि उनकी तफ़सीलात बताते हुए भी रूह कांप जाती है। उसने तकरीबन तमाम शहज़ादों को कत्ल कर दिया और बादशाह अलाउद्दीन की बीवी को अपने हल्के में ले लिया
और हिंदू बलवाइयों को खुली छुट्टी दे दी कि वो हरम सराय में दाखिल होकर उसके मोहसिन सुल्तान की जिस बीवी या जिस बेटी के साथ चाहें अपनी हवस पूरी करें। ऐसे लोगों से इसी किस्म के सलूक की उम्मीद रखी जा सकती है। और सबसे बढ़कर हैरत की बात यह है कि सुल्तान अलाउद्दीन के मुसलमान वफादार उमरा कि जिन पर अलाउद्दीन ने बहुत इनाम और इकराम किया, उनको पैसे दिए, महलात दिए, जागीरदारें दी, उन्होंने भी बिल्कुल चुप कर ली थी। बल्कि उन्होंने तो गासिब खुसरो खान को सुल्तान नासिरुद्दीन के लक़ब से सल्तनत पर हुक्मरानी करने की भी अथॉरिटी दे दी। बहरहाल मुसलमानों और शाही ख़ानदान पर यह वक्त बड़ा नाजुक था। उनके खून में जो हिंदू थे उन्होंने जुल्म का हर तरीके से बाजार गर्म किया और उन्होंने किसी किस्म की कोई कसर ना छोड़ी। मशहूर मुर्रिख इब्न बतूता जिसने उस दौर में हिंदुस्तान का एक सफ़र किया था, वो अपनी किताब में दर्ज करता है कि जब ये जुल्म बर्बरियत की खबर दीपालपुर के और लाहौर के सूबेदार गाजी बेग मतलब सुल्तान ग़ियासुद्दीन तक पहुंची तो वो गम गुस्से के मारे दीवाना हो गया। उसने अपनी दाढ़ी के बाल कई बार नोचे और इस जुल्म के खिलाफ उठने का मंसूबा सोचने लगा। गाजी बेग का एक बेटा फ़खरुद्दीन बेग मोहम्मद बिन ग़ियासुद्दीन दिल्ली दरबार से मुंसलिक था। गासिब खुसरो खान को जब गाजी बेग के इरादों का पता चला तो वो उसके बेटे फ़खरुद्दीन बेग पर मेहरबान हो गया। खुसरो मलिक ने फ़खरुद्दीन बेग को बहुत इनाम इकराम दिया, बहुत सी दौलत दी और कई खिताबात अता किए ताकि वो अपने बाप गाजी बेग को काबू में रख सके। लेकिन उसका बाप बड़ा शरीफ और बहुत हिस्सास मुसलमान था। उसे अलाउद्दीन से बड़ी मोहब्बत और अकीदत थी। अलाउद्दीन ने इस पर बड़ी नवाजिशें की थीं और वो ये गवारा ना कर सका था कि उसके आका के ख़ानदान पर यूँ जुल्म किए जाएं और वो चाहता था कि इस जुल्म को अब ख़त्म किया जाए। लेकिन उसके बेटे फ़खरुद्दीन ने खुसरो खान की मेहरबानियों को कबूल ना किया तो खुसरो खान ने उसे महल में कैद कर दिया। लेकिन फ़खरुद्दीन ने मौका पाकर वहाँ से भाग गया और अपने बाप गाजी बेग के पास दीपालपुर किला में पहुँच गया। उन दोनों बाप बेटे ने मिलकर जालिम खुसरो खान के खिलाफ जंगी तैयारियां शुरू कर दी। लेकिन मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ कामयाबी हासिल होना काफ़ी मुश्किल होता है। सबसे पहला मसला दीगर नज़दीकी किलेदारों को जंग में शरीक करना था। इस मकसद के लिए गाजी बेग ने उनको मदद की दरख्वास्त दी मगर किसी ने कान ना धरा। अलबत्ता मुल्तान की फ़ौज अपने किलेदार को मार कर उनकी मदद करने आ पहुंची। इसके अलावा गाजी बेग का नज़दीकी रिश्तेदार बहराम भी मदद को आया। चूँकि गाजी बेग यानी सुल्तान ग़ियासुद्दीन एक नेक और अच्छा सिपहसालार था, इसलिए कई छोटे और बड़े मनसबदारों ने भी उसका साथ दिया। यूं एक हद तक मजबूत फ़ौज लेकर वो दिल्ली की तरफ रवाना हुआ। दूसरी जानब गासिब खुसरो खान ने भी दिल्ली फ़ौज की वफादारियाँ ख़रीदने के लिए शाही ख़जाने की बोरियों के मुंह खोल दिए। दिल्ली फ़ौज के सिपाहियों को 4-4 साल की पेशगी तनख्वाहें यकशमत अदा कर दी गईं। दोनों अफवाज में पहली मतभीड़ सरस्वती के किनारे पे हुई थी जिसमें गाजी बेग को फतह हासिल हुई। दूसरी बार दिल्ली के मुज़ाफ़ात में दोनों अफवाज का आमना सामना हुआ। जंग के शुरू में खुसरो खान की फ़ौज को बरतरी हासिल हुई और करीब था कि गाजी बेग की फ़ौज शिकस्त खा जाती, मगर वो और उसके जो ज़ाती मुहाफ़िज़ थे वो इस बेजिगरी से लड़े कि जंग का पांस ही पलट दिया। गाजी बेग को फतह हासिल हुई और बदबख्त खुसरो खान शिकस्त खाकर भाग गया, जिसे बाद अज़ां गिरफ्तार करके कत्ल कर दिया गया। गाजी बेग जो सुल्तान ग़ियासुद्दीन फ़ातिह की हैसियत से दिल्ली में दाखिल हुआ। दिल्ली के तमाम काजी और दूसरे उमरा उसको सलाम करने की गरज से आए तो गाजी बेग ने फ़तेह मक्का की तरह उन सब को माफ़ कर दिया और वो अलाउद्दीन खिलजी की अकीदत में घोड़े से उतरकर अपने आका के हज़ार महल में पैदल दाखिल हुआ। उसने दिल्ली के उमरा के सामने तकरीर करते हुए कहा कि उसे बादशाहत की ज़रूरत नहीं, जिस मकसद के लिए उसने दिल्ली पे खरूज किया था वो हासिल हो गया।
जो सुल्तान अलाउद्दीन के मातहत रह चुके हैं, अगर मैं उनमें से किसी के लिए भी मेरे दिल में ज़रा सा भी बुग़्ज़ नहीं है, और मैं एक आम सा आदमी हूँ, और मैंने ये जंग सिर्फ़ अपने मोहसिन अलाउद्दीन के इंतकाम के लिए ली है। अब मेरे वली नेमत की नस्ल में से किसी को तलाश करो और उसे तख्त पर बिठा दो। हम सब मिलकर उसके फरमा बरदारी करेंगे। अगर कोई उनमें से ज़िंदा नहीं बचा तो फिर उमरा की मर्ज़ी है कि वो जिसको मर्ज़ी चाहे बादशाह बना दें, मैं उसकी इताअत कर लूँगा। लेकिन दिल्ली के उमरा ने इसरार किया कि अगर अल्लाह ने उसको बादशाह बनाना चाहता तो वो इनमें से किसी एक को फातिह बनाता, लेकिन चूंकि अल्लाह ताला ने ये मंजूर ना किया, इसलिए जो है वो अपनी मर्ज़ी से आप किसी को भी बादशाह नहीं बना सकते। लेकिन सुल्तान ग़ियासुद्दीन ने ये दलील रद्द कर दी और इनकार करते हुए कहा कि मेरे तख्त व ताज और मेरी कमान और मेरा ये तीर है। मुझे इस बात का सदमा हुआ कि आका के शहजादों को कत्ल किया गया और बागी लोग हरम में घुस गए। मुर्तद खानाने खान खुसरो खान का भाई सामुद्दीन ने कई शहजादियों को ज़्यादती का निशाना बनाया। मेरे सामने 3 मकासद थे। अव्वल तजदीद इस्लाम, दोम हिंदूज़ाद मलूनों से हुकूमत छीन कर शाही ख़ानदान के किसी ज़िंदा बच्चे को उस पर हुक्मरान बना दूँ, और ये कि उन एहसान फरामोश मलूनों कि जिन्होंने मेरे आका के बेटों को कत्ल किया, उनके साथ मैं जंग करूं। अगर शाही ख़ानदान में कोई सुल्तान अलाउद्दीन का बेटा या भतीजा मौजूद हो और वो चाहे कि उसे ये तख्त चाहिए, तो मैं ये तख्त उसके हवाले करने को तैयार हूँ। अगर कोई नहीं बचा तो यहाँ पर जो लायक उमरा मौजूद हैं वो आगे बढ़कर कोई नाम पेश कर दें। मेरे लिए मेरी तलवार और मंगोलों का सर ही काफ़ी है, बाकी तुम लोग जानो और तख्त जाने। ये सुनकर जो दिल्ली के उमरा थे वो आपके पाँव में गिर गए और कहा कि अगर उन्होंने आपकी बादशाहत मंजूर ना की तो हुकूमत में खाना जंगी दोबारा से पैदा हो सकती है, और जो अजीम काम आपके हाथों से सरअंजाम पाया है उससे आपकी इज़्ज़त भी बढ़ गई है। अब अगर कोई दूसरा बादशाह बनेगा तो आपसे कुदरती तौर पर खार खाएगा, कि जैसे अबू मुस्लिम खुरासानी ने उमवियों का तख्त उलट कर अब्बासियों को तख्त नशीन करवाया और ख़ुद एक उताअत गुज़ार सिपाही बन गया, लेकिन इसके बावजूद अब्बासियों ने उससे कत्ल करवा दिया। इसलिए आपके होते हुए कोई दूसरा बादशाह बनेगा तो लाजमन आपसे इसको तहफ़्फ़ुज़ात होंगी और वो अमन सुकून से उमूरे हुकूमत अंजाम नहीं दे पाएगा। ये दलील सुनकर गाज़ी बेग भी खामोश हो गए और वो हुकूमत करने के लिए तैयार हो गया। उसने ग़ियासुद्दीन का लक़ब इख्तियार किया और अमूर हुकूमत में मसरूफ़ हो गया। याह्या बिन अहमद सरहंदी ने ग़ियासुद्दीन के बारे में लिखा, सुल्तान ग़ियासुद्दीन एक मेहरबान और मुनसिफ बादशाह था। उसकी तबीयत में फितरी तौर पर तामीर, आबादकारी, दानाई, जहानत, इफ़्फ़त व असमत और तहारत से हर तरह की दिलचस्पी पाई जाती थी। फ़हम व फ़रासत और जहानत में अपनी मिसाल आप था। वो नमाज पजगाना हमेशा बाजमात अदा करता और जब तक नमाज अदा नहीं कर लेता था वो हरम सिरा में नहीं जाता था। सुल्तान ग़ियासुद्दीन सन 1320 में तख्त नशीन हुआ। जब वो हिंदुस्तान का बादशाह बना तो मुल्क के नज़्म व नसक, रियाया के अखलाक आमा, मईशत और मजलिसी ज़िंदगी में बड़ा फतूर पैदा हो चुका था। 4,50,000 जमीयत रखने वाली इलाकाई फ़ौज पूरी तरह से मुंतशिर थी। शाही ख़जाना बिल्कुल खाली था। आमाल सल्तनत बददिल और बुरी आदतों के लोग उस पर काबिज़ हो चुके थे। हुकूमत का कोई शोबा और कोई महकमा ऐसा ना था कि जिसमें किसी किस्म की कोई तरतीब मौजूद हो। शाही महल लुट चुके थे। इस अच्छे बादशाह ने सबसे पहले अलाउद्दीन की बेटियों और बेवाओं को ढूंढा। इसके बाद जो उसके अजीज़ व क़ारिब थे उनको जमा किया, उन्हें शाही महलों में जगह दी और
उनके मसारिफ के लिए शाहाना वज़ाइफ मुकर्रर किए। अलाउद्दीन की बेटियों के लिए मौजू रिश्ते तलाश किए और उन बदनसीबों की ज़िंदगी संवार दी। बर्नी कहता है कि इस अच्छे बादशाह की अच्छी आदतों और नेक बातों का शोहरा चंद दिन में ही दुनिया में फैल गया और हर जगह के अमाल और रियाया के सर उसके सामने झुक गए। नज़्म व नक्श बेहतर हुआ, रियाया मुतमईन हुई और उसने अलाउद्दीन के ज़माने के तमाम मुस्तनद और नेकूकार उमाल को ढूंढ कर जमा किया। मलिक काफूर, कुतुबुद्दीन मुबारक अलाउद्दीन का जो बेटा था और खुसरो खान की जैसे उनमें से अक्सर लोग नौकरी छोड़कर गोशों में जा छुपे थे। गियासुद्दीन ने उन सब को गोशों से निकाला, उनको नई जागीरें दी, खुलतें अता की और उन्हें उनके मनसब पर बहाल कर दिया। चूँकि वो सुल्तान अलाउद्दीन के समझ बूझ वाले इंसान थे, इसलिए 3 साल में ही उसने सल्तनत को दोबारा से अपने पाँव पर खड़ा कर दिया। उसने दिन रात का आराम छोड़कर हुकूमत पर तवज्जो दी और 3 साल के अरसे में उसने अपनी हुकूमत को और अपने मुल्क को अपने पाँव पर खड़ा कर दिया था। सुल्तान गियासुद्दीन आला दर्जे का मुनसिफ, इंसाफ, अदल पसंद और नेक हुक्मरान था। गो कि उसे बहुत थोड़ा अरसा हुकूमत मिली, लेकिन जितना भी अरसा उसे हुकूमत मिली उसने अपने लोगों और अपने हुकूमत के लिए ऐसे ऐसे काम सर अंजाम दिए कि जिस वजह से उसकी जो रियाया थी वो खुशहाल हो गई थी। सुल्तान सन 1325 में हाथियों का मुआयना करने के लिए आए तो उनका एक नया कोशक तामीर किया गया था। कोशक मतलब एक किस्म की इमारत होती है कि जहाँ पर हाथियों को बांधा जाता है। अभी मतलब वो इमारत गीली थी, इसलिए हाथियों के कदमों की धमक से कोशक गिर पड़ा। सुल्तान और उसका एक साथी, कहा जाता है कि उसका एक छोटा बेटा था, इसके नीचे दब कर जान बाक हो गए। लेकिन मौरखीन का अब इस बात पर इख्तलाफ है। कोई कहता है कि ये एक हादसा था, जबकि कुछ लोगों का ख्याल है कि सुल्तान गियासुद्दीन और उसके जानशीन फ़खरुद्दीन बेग यानी कि सुल्तान मोहम्मद के माबैन इख्तलाफात पैदा हो चुके थे, इसलिए सुल्तान मोहम्मद ने साजिश के ज़रिए अपने बाप को कत्ल करवा दिया। जबकि याह्या बिन आमर सरहंदी ने तारीख मुबारक शाही में उसे एक महज हादसा करार दिया है। जबकि कुछ मौरख ये लिखते हैं कि सुल्तान गियासुद्दीन का बेटा मोहम्मद अपने वालिद का फर्मा बरदार था और अपने वालिद की वफ़ात तक वो अपने वालिद का बिल्कुल फर्मा बरदार बना रहा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो सुल्तान गियासुद्दीन और मशहूर ज़माना वली हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया इनके दरमियान इख्तलाफात और अजीब अजीब किस्म की कहानियाँ पेश करते हैं कि आप गियासुद्दीन से नाराज़ थे, आपने कोई उनको बद्दुआ दी थी, ये वो सारा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये था कि जो सुल्तान गियासुद्दीन था वो किसी वजह से हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के हरम में या उनके दरबार में नहीं जाता था। सिर्फ इतनी सी बात है। एक बार सुल्तान गियासुद्दीन ने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को अपने दरबार में हाज़िर करने का हुक्म रवाना किया। तो जैसे ये हुक्म हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया तक पहुंचा तो आपने फरमाया कि अभी दिल्ली बहुत दूर है, यानी गियासुद्दीन की मौत बहुत करीब है। और ये सच है कि गियासुद्दीन भी अफ़गानपुर से दिल्ली ना पहुंच पाया और रास्ते में ही उसकी वफ़ात हो गई। सुल्तान गियासुद्दीन को टोटल 5 साल मिले थे, लेकिन इस 5 सालों में उसने अपनी फ़हम व फरासत और अपनी दूर अंदेशी की वजह से वो हुकूमत कि जिसे हिंदुओं ने बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया था, बिल्कुल उजाड़ के रख दिया था, उसने दोबारा से आबाद किया, उसे अपने पाँव पर खड़ा किया, अपनी रियासत और अपने लोगों को खुशहाल किया। उसने गासिब और नाअहल लोगों को बर्खास्त किया और उसने अपनी हुकूमत को वैसा बना दिया कि जैसे सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के दौर में कभी होती थी। तो थोड़ी सी मतलब मेरी वीडियो ये लंबी